हेलो एवरीवन। अगर आप BBAU से BCA करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो भी पूरा डिटेल में। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर किया गया है। तो चलिए वन बाय वन करके यहाँ पे देखते हैं सारा इन डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे देखिए पहले बात करते हैं हम लोग BBAU यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था 10 जनवरी 1996 में। मेन कैंपस की मैं बात करूँ तो लखनऊ यूपी है, वहाँ पे है आपका 250 एकड़ में आपका एक कैंपस हो जाता है। तो सैटेलाइट कैंपस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे अमेठी में है आपका, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 16 जून 2016 में, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये अमेठी कैंपस के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो BCA के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये BCA की रिगार्डिंग वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए कि जो अमेठी कैंपस है वो आपका 152 किलोमीटर है फ्रॉम लखनऊ। जो मेन कैंपस है ना वहाँ से 152 किलोमीटर पड़ेगा। BCA के लोकेशन की मैं बात करूँ तो आपका BCA जो कोर्स अवेलेबल है वो अमेठी कैंपस में है। उसी कैंपस में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे BCA मिलेगा, जो कि आपका जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए फर्दर यहाँ पे बात कर लेते हैं। यूपी का फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको जो है ना A++ का ग्रेड मिला हुआ है। NIRF रैंकिंग में मैं बात करूँ तो 2024 में इसको रैंक 33 मिला था यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में। NIRF रैंकिंग में मैं बात करूँ 2025 में तो रैंक 69 आउट ऑफ 200 कॉलेज। चलिए फर्दर मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ आप यहाँ पे BCA का कुछ कोर्स है उसका बेसिक डिटेल यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो कोर्स नेम आपका BCA ऑनर्स हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो BCA रहेगा आपका बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए कि आपका BCA हो जाता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो ये 3 ईयर का कोर्स है आपका। 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाता है इसका। 1 ईयर में आपका जो होता है ना वो 2 सेमेस्टर होते हैं। तो इस तरह से आपका जो टोटल हो जाता है 6 सेमेस्टर यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल सीट्स की मैं बात करूँ तो 74 सीट्स पे यहाँ पे इनटेक होते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका 74 सीट अवेलेबल है। कहीं पे तो 60 सीट होता है, कहीं पे 120 होता है, कहीं पे 100 होता है। तो यहाँ पे जो टोटल है अवेलेबल वो आपका 74 सीट है। यहाँ पे फैकल्टी की मैं बात करूँ तो बेल्ट क्वालिफाइड फैकल्टी आप यहाँ पे मिल जाएंगे, अच्छे टीचर अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो चलिए फर्दर बात करते हैं यहाँ पे। अभी तक अगर अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाकर के वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो ज्वाइन होने से आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे आपको अगर टेलीग्राम चैनल वहाँ पे जाकर के ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। साथ में आपका जो नोटिस आते हैं, इन्फॉर्मेशन आते हैं कॉलेज से रिगार्डिंग, वो डायरेक्ट मिल जाता है आपको। जिस चीज़ के मैं बेसिकली वीडियो नहीं बना पाता हूँ ना, उसके लिए आपको डायरेक्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन नोटिस के फॉर्म में। तो ये बेनिफिट होगा वहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो। चलिए फर्दर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन एडमिशन ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो आपका होना चाहिए क्या, 10th + 12th। तो 12th क्लास तो आप पास होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे कि 12th में बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मेरा मैथ नहीं है क्लास 12th में, तो क्या हम BCA कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए आपको, और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ इसमें से जो नीचे दिए गए हैं ना वो कोई एक होना चाहिए। तो कौन सा, मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं तो क्या कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं, तब आपको जाकर के यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स नहीं था, अगर कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं तो हो जाएगा। अगर कंप्यूटर साइंस भी नहीं पढ़े हैं, IP पढ़े हैं, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, तो भी आपका हो जाएगा। या फिर मैं ये कह लूँ एक सिंगल वर्ड में कि अगर कोई भी मैथमेटिकल कोर्स आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ था, या फिर आपका मैथ नहीं था, अगर उसके जगह पे आपका कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट था, कंप्यूटर सब्जेक्ट था, एनी कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। बेसिकली क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें से कोई एक है, ठीक है, वो ध्यान देना है आपको। मिनिमम मार्क्स की मैं बात करूँ जनरल के लिए 50% और मिनिमम मार्क्स में बात करूँ SC ST PWD के लिए 45%। चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्दर मैं बात कर देता हूँ एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे BBAU लखनऊ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि अमेठी कैंपस में जो सैटेलाइट कैंपस है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। CUET UG स्कोर कार्ड काउंसलिंग इसी के बेसिस पे होगा, यानी कि आपको जो है ना वो CUET एग्ज़ाम दिए हैं, UG वाला होता है, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स जो आएंगे उसी के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा आपको। क्या सिर्फ 12th पास है, हम सिर्फ 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा या नहीं होगा,
तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन नहीं होते हैं। आपको जो है ना वो CUET में अपीयर होना होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाते हैं, तब जा कर के यहाँ पे एडमिशन होगा। डायरेक्ट एज सच क्लास 12th के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन अवेलेबल नहीं है। चलिए फर्दर मैं बात करता हूँ इसमें। तो एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सबसे पहला होता क्या है यहाँ पे कि स्टेप 1 में देख लीजिए अपीयर इन CUET UG, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन हो चुका है, आपको यहाँ पे अपीयर होना होता है और फर्दर आपका क्या आता है कि रिजल्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे कि क्या आएगा, रिजल्ट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है ना, आपका पोर्टल ओपन हो जाता है एडमिशन के लिए BBEO पे, ठीक है। पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, जाकर के एडमिशन फॉर्म जो होते हैं उस चीज़ को आपको फिल करना पड़ता है। स्टेप 3 में बात करूँ तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। जो आपका मार्क्स आया था ना CUET UG में, उसी के बेसिस पे यहाँ आपको मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किए जाएंगे और फर्दर आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। जितने ज़्यादा हाई मार्क्स होंगे उतने प्रोबेबिलिटी आपको चांसेस होता है मिलने का, ठीक है। मैं बात करूँ स्टेप 4 की, मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी आगे फर्दर कवर किया गया है, तो डिस्कस करेंगे उसको भी इन डिटेल में। स्टेप 5 में बात करूँ तो फी पेमेंट करना होता है, क्योंकि अगर आपको एडमिशन कन्फर्मेशन चाहिए तो फ़ी पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो है वो 6 में आपका एडमिशन कन्फर्मेशन हो जाता है और वहाँ पे आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए। फर्दर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देख लीजिए वोल्वी कैंपस से आप कहाँ पे जाएंगे, कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस पहुँच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्दर बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे, तो देखिए 10th का मार्कशीट लगेगा आपको, 12th का मार्कशीट आपको चाहिए, यहाँ पे CUET स्कोर कार्ड लगेगा, यहाँ पे आपको आधार कार्ड देंगे, आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप अप्लीकेबल है तो, या अन्यथा नहीं, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप अप्लीकेबल है तो, या अन्यथा नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे। और यहाँ पे देखिए कि अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी तक आपने जहाँ पे से क्लास 12th किए हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने 12th किए हैं वहाँ से अगर नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा, तब मिलेगा। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए एक और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है CLC और आपका एक होता है SLC, ठीक है। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको देना होता है, ठीक है। तो ये दीजिएगा तो एडमिशन कन्फर्मेशन होता है। तो अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इन केस उस केस में क्या करना होता है, आपको अप्लीकेशन लिखना होता है जहाँ से भी अपने अगर कॉलेज से किए हैं क्लास 12th या फिर आपने स्कूल से किए हैं क्लास 12th, तो वहाँ से आप अप्लीकेशन लीजिएगा तो ये सब सारा आपको वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट है मैंने आपको बता दिए हैं, ये सब आपको रेडी करके रखना होगा। चलिए फर्दर मैं बात करता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर में बात करता हूँ तो ट्यूशन फ़ी है 1500 पर सेमेस्टर लगेंगे, ऑफिशियल है ये। और टोटल पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 3000 से 4000 इंक्लूडिंग ऑल अदर चार्जेज यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। एनुअल कॉस्ट की मैं बात करूँ तो 10,800 इंक्लूडिंग एडिशनल चार्जेस जो भी हैं। और हॉस्टल और मेस की मैं बात करूँ तो ये आपको एक्स्ट्रा चार्ज अलग से देने होते हैं, ठीक है। वो एडमिशन कन्फर्मेशन होगा, उसके बाद वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना वो सब सारे आपको बता दिए जाते हैं। और स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो ये एलिजिबिलिटी बेस है, यूपी स्कॉलरशिप भी मिल जाएंगे आप वहाँ पे, और NSP भी मिल जाएंगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वहाँ से होता है वो भी आपको NSP वाला भी मिल जाएगा। क्यों, किनको NSP मिलता है, जो बेसिकली 75% से एवं होता है क्लास 12th में, वो उनको मिलता है। या मैं यूँ कह लूँ कि अगर आप स्टेट से आते हैं तो स्टेट से आने के बाद आपको टॉप 20% में आना होता है, तब जा कर के आपको NSP मिलता है। चलिए फर्दर यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे पूरा आपको बताया गया फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए ये मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट डेटा बता दिया है कि आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मेरा जब एडमिशन लेंगे तो इतना के करीब या इससे ज़्यादा आपको पैसा लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि हर एक एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। एज सच 2026 के लिए अभी तक ये डेटा रिलीज़ नहीं किया गया है कि आपका ये फ़ी स्ट्रक्चर कितना होगा। मैंने ये प्रीवियस के ईयर के अकॉर्डिंग आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मैंने अप्रोक्सीमेट जो है ना वो चार्जेस जो कितना फ़ी लगेगा वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। फर्दर अगर रिलीज़ किए जाएंगे, अगर कोई ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर चेंजमेंट हुआ होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसके लिए कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं इशू है इसके लिए। अब बात करने वाले हैं हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि मैं ऑफिशियल डेटा आपको दिखा रहा हूँ। कैटेगरीज रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। SC प्लस ST के लिए मैं बात करूँ तो 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखे गए हैं, ठीक है। तो SC ST का यहाँ पे रेशियो चलता है यहाँ पे तो 2:1 का, ठीक, ये देख लीजिए। EWS के लिए यहाँ पे 10% सीट रिजर्व है, PWD के लिए 5% यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। तो व्हाट अबाउट जनरल एंड OBC,
जनरल और ओबीसी के लिए क्या, तो जनरल और ओबीसी के लिए जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग सीट बच गए वो आपका हो जाता है जनरल और ओबीसी के लिए। तो चलिए फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हॉस्टल का रूल्स क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले तो बेसिकली जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं उनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो फॉलो होता है वहाँ पे। कितना फॉलो होता है वो एडमिशन कराइएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए कि बॉयज़ हॉस्टल की मैं बात करूँ तो रिटर्निंग टाइम 10 PM होता है, और गर्ल्स हॉस्टल के लिए यहाँ पे रिटर्निंग टाइम जो होता है 8 PM। बेसिकली गर्ल्स को लिए सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पे 2 आवर जो है वो पीछे रखा जाता है, कम रखा जाता है, ठीक है, पहले रखा जाता है। यानी कि आपको पहले यानी कि लेट नाइट तक आपको यहाँ पे अलाउ नहीं होता है बाहर में। अब हॉस्टल में आप बात करूँ कि अलॉटमेंट के लिए तो थ्रू यूनिवर्सिटी प्रोसेस के थ्रू आपको हॉस्टल अलॉटमेंट मिल जाएगा। हॉस्टल मेस फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे मेस फैसिलिटी जो है वो सारा कुछ अवेलेबल है। बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है। यहाँ पे अलॉटमेंट डिपेंड अपॉन सीट अवेलेबिलिटी, कितना सीट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हॉस्टल इज़ नॉट गारंटी फॉर एवरी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट के लिए हॉस्टल गारंटी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे 74 ने एडमिशन लिए हैं वो सारे लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी मिल ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। चलिए फर्दर मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आप लोगों का क्वेरी ये रहता है कि मैं जब फर्स्ट कैंपस विजिट करता हूँ तो उस समय हमें जो स्टूडेंट्स वहाँ से इंटरेक्शन करते हैं तो क्या क्या हमें क्वेश्चन वहाँ पे जा करके पूछना चाहिए लोगों से वहाँ पे जब स्टूडेंट से इंटरेक्शन होते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट वो पूछना होगा जब आप कैंपस विजिट कीजिएगा। तो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितना मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट होता है, ये सब रूल्स वगैरह है या नहीं है। तो आप जब विजिट कीजिएगा कैंपस तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल मार्क सिस्टम क्या है, ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन जो है ना, या आप खुद से और भी क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। आप यहाँ पे सेमेस्टर डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है ना, कैसा है एग्जामिनेशन, किस तरह का वेस्ट होता है, क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन होता है, या फिर किस तरह का सारा सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। जब आप कैंपस विजिट करिएगा तो इस समय ये सब चीज़ों को पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप एक दिन ज़्यादा नहीं होता है। जैसे आप 3 ईयर स्पेंड करने वाले हैं यहाँ पे, तो एक दिन के लिए विजिट करके आप यहाँ पे सारे डिटेल को आप देख लेते हैं जा करके, तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको 3 ईयर स्पेंड करना है ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको नॉलेज होगा सारा कुछ को जा करके। तो प्लेसमेंट रियलिटी में बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्लेसमेंट के बारे में किसके रिगार्डिंग, तो BBAU के लिए, BBAU के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो A++ ग्रेड है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, यूपी का ये अच्छा यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अभी जो है ना फ़िलहाल वो पॉपुलैरिटी बढ़ता जा रहा है। किसके बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ता जा रहा है, तो जितने भी CUET के एस्पिरेंट है उसके बीच में ये जो कॉलेज का जो रेपुटेशन है वो ईयर वाइज इंक्रीज़ करता जा रहा है पॉपुलैरिटी इसका। तो प्लेसमेंट इस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे ना कि आपके पास स्किल कितना है, ठीक है ना, उस पे डिपेंड करेगा। जो कोडिंग स्किल आप बाद में जब एडमिशन लेंगे ना तो वहाँ पे जो सीखेंगे चीज़ों को, उस स्किल के बेसिस पे आपको जो है ना वो यहाँ पे डिसाइड होगा कि आपका प्लेसमेंट कितना का लगेगा। कि अगर आपको बताया जा रहा है कहीं पे कि आपको सभी को यहाँ पे 20 लाख का 30 लाख का पैकेज इतना लगता है, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं है। फर्दर हो सकते हैं, ठीक है ना, आप इससे भी ज़्यादा पैकेज लगेगा आपको अगर स्किल है आपके पास, बहुत ज़्यादा आपको स्किल है, यानी कि सारी चीज़ों को आपको सीखे हुए हैं, जो कुछ भी आपको प्रोग्रामिंग वगैरह बताए गए हैं, जो कुछ भी सिखाए जाते हैं कॉलेज में, अगर वो सब सारे चीज़ सीख लेते हैं और साथ में आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज भी है, तो आपको इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैकेज मिलेगा, ठीक है ना। तो 100% अगर कहीं पर बोला जाता है कि 100% यहाँ पर प्लेसमेंट कन्फर्मेशन सारे लोगों को मिल जाता है, तो ऐसा तो IIT में भी नहीं है कि 100% प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। वहाँ पे अभी आपको देखते होंगे 75% कहीं पे हुआ, 85% हुआ, 60% हुआ, 90% हुआ, ठीक है ना। तो ये सब आपको देखने को मिलता है कि कहीं पे IIT में जब प्लेसमेंट ड्रॉप कर रहा है तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना होगा कि आपके पास जब स्किल रहेंगे ना तभी प्लेसमेंट मिलते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। कहीं पे किसी वीडियो को देखकर बहकावे में ना आए कि इतना प्लेसमेंट मिलेगा, इसके कारण आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में चले गए और बाद में पता चलता है कि इतना प्लेसमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये सब देखिए, BCA एक वोकेशनल कोर्स है, आपको ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपको खुद से आपका अंदर जो स्किल रहेगा ना उसी के बेसिस पे यहाँ पे पैसा मिलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ों को। अब देखिए, कैरियर स्कोप के मैं बारे में बात करता हूँ कि BCA के बाद तो MCA कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब में फर्दर जा सकते हैं, आपको जो स्टेबिलिटी कैरियर ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर। बैंकिंग एग्ज़ाम में जा सकते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है ना वो भी जा सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग एग्ज़ाम दे सकते हैं। बेसिकली SSC में आप क्या बन सकते हैं, SSC में आप GST इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ASO बन सकते हैं आप,
ठीक है ना, MEA बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और वो भी ये ग्रेजुएशन जो है वो 3 ईयर का है, तो आपको और भी ज़्यादा चांस मिल जाता है यहाँ पे टीचिंग के लिए, ठीक है। स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। स्टार्टअप एंड फ्रीलांसिंग यहाँ तक हो गया आपका, स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको सारा इन डिटेल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर किए हुए हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन से ले करके आपको A to Z। लेकिन आपके मन में एक और डाउट रह रहा होगा कि यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है, क्या कट ऑफ आपको जो है ना वो लग रहा होगा डाउट कि कट ऑफ कितना जाएगा यहाँ पे जब एडमिशन लेंगे। तो देखिए, कट ऑफ के रिगार्डिंग और भी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या नोटिस कॉलेज के द्वारा फर्दर बाद में रिलीज़ किए जाएंगे, जब CUT का मार्क्स आता है ना उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन रिलीज़ किया जाएगा, तो उस टाइम जो है ना वो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको इन डिटेल में क्लैरिटी मिल जाएगा, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा फर्दर में, ठीक है। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग फर्दर वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या फिर मैं चाहूँगा तो आपको PDF में भी अगर मैं पॉसिबल होगा तो वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।